अहमदाबाद मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। अब महानगर पालिका के चुनाव को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार का सिलसिला सुबह 9 बजे से प्रारंभ होता है तो रात 11 बजे तक चलता रहता है। जहां दिन में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ वार्ड में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और खुद को जिताने की अपील कर रहे हैं, तो शाम ढलते ही ग्रुप मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है। इस चुनाव को लेकर अहमदाबाद मित्र की टीम पहुंची अहमदाबाद के जमालपुर वार्ड में और जमालपुर वार्ड के विधायक इमरान खेड़ावाला से बातचीत की। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं विधायक इमरान खेड़ावाला की बातें। लाख दिए जला ले अपनी महफिल में, मगर रोशनी हमारे आने से ही होगी। आज अहमदाबाद मित्र की टीम रायखर वार्ड में बैठी है और एक ऐसे नेता से बात करने आई है जिनकी लोकप्रियता इस शहर में चरम सीमा पर है। आए दिन इनके बारे में कई खबरें आती रहती है। आज हमको मौका मिला है आज इनसे बात करने का। आइए हम ऐसे ही कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान खेड़ावाला जी से बात करते हैं। आपसे ये सवाल है कि जैसे कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे देश की सरकार है, कुछ ऐसी बातें आ रही है कि मुस्लिम जो एरियाज हैं, मुस्लिम जो विस्तार हैं, वहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना होता है? आपने उस विकास को मुस्लिम एरिया के अंदर खींच के लाने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? आपने आपकी तरफ से क्या कोशिशें की है? क्या आप उस पर रोशनी डालेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ धन्यवाद सर। कि आपने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। मैं इमरान खेड़ावाला जमालपुर से 2001 से 2020 तक म्यूनसिपल काउंसिलर रहा हूँ और 2017 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया और सबसे हाईएस्ट वोट से गुजरात में सबसे पहली सीट जीतकर अगर जो निकला हूँ तो मैं मेरे विस्तार के जमालपुर खाड़िया के मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनका सबसे पहले शुक्रगुजार करता हूँ। बात रही विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर 25 साल से है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 20 साल से है। आप देखें तो आपको ज़रूर दिखेगा कि पश्चिम विस्तारों के अंदर, न्यू पश्चिम विस्तार है, पश्चिम विस्तारों के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट होते हैं, ऐसे डेवलपमेंट जो सेंट्रल जोन में या साउथ जोन के अंदर आपको बहुत कम दिखाई देंगे। वजह यही है कि उनका फोकस जो वाइट कॉलर अमीर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उनको वहाँ पे जो सुविधा चाहिए वो सब सुविधा उपलब्ध करवा देती है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 20 साल से बीजेपी है, लेकिन जो हमारे जो बोर्ड होता है, सामान्य सभा जिसको कहते हैं, कांग्रेस के 50 काउंसिलर हैं। वो अपने विस्तारों के लिए बात करते होते हैं, अपने विस्तारों की रजूआत करते होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मिजाज वो बोर्ड को चलाने का भी नहीं होता, जो कॉरपोरेटर है उनकी बात सुनने का भी नहीं होता। अक्सर रजूआत होती है उस वक्त बोर्ड डिसॉल्व कर देते हैं ये लोग और खुद की मनमानी करके, क्योंकि वो मनमानी इसलिए करते हैं कि उनके पास मेजोरिटी है इसके साथ में। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए फिर भी हमने हमारे विस्तारों के अंदर, खास करके मेरे जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर बैरामपुरा, जमालपुर और ये पूरा जो मेरा इलाका है, वो विस्तारों के अंदर मैंने काफ़ी 2017 में जब एमएलए बना, मेरी जो ग्रांट थी वो ग्रांट से मैंने काम करवाया। उसके अलावा मैंने जनरल बजट देकर भी और जनरल बजट सरकार से लेकर भी सरकार की बहुत सारी योजनाओं जो है उसके तहत काफ़ी मैंने काम करवाए। मैं सबसे पहले कि विस्तार के अंदर यहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं है। जो एक हॉल था वसंत रजब हॉल, वो बिस्मार हालत में था जिसका लोग इस्तेमाल ही नहीं करते थे। उसके अंदर मैंने कॉरपोरेशन के बजट को और कमिश्नर के साथ रजूआत करके 50 लाख रुपए खर्च करके उसको डेवलपमेंट करवाया। आज लोग वो वापर रहे हैं। इसी तरह मैंने अभी पानी की टांकी की समस्या थी, पानी की टांकी का यहाँ प्रेशर बहुत कम था, तो हमने आस्टोडिया पानी की टांकी बनवाई, आस्टोडिया गार्डन को हमने डेवलप करवाया।
अभी हमने अर्बन हेल्थ सेंटर बनवाने के लिए यहाँ रायगढ़ लाइट खाते के स्टोर के अंदर अर्बन हेल्थ सेंटर भी बनने वाला है। उसके अलावा मैंने सेंट्रल जोन के अंदर बहुत ही अच्छा एक गार्डन था, विक्टोरिया गार्डन, वो भी बिल्कुल बिस्मार हालत में था। तो वहाँ मैंने टोरेंट पावर के साथ और म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ मीटिंग करके, एक जॉइंट मीटिंग करके वहाँ पर आज वो गार्डन को डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ 8 करोड़ रुपए के खर्च से, जैसे लॉ गार्डन में है इसी तरह गार्डन यहाँ डेवलप होगा। यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक बनेगा, जिम्नेशियम बनेगा, औरतों के लिए, युवाओं के लिए अलग से होगा। तो ये खास करके ये सब सुविधा भी हम लोग सेंट्रल जोन के अंदर करवा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि रिवर फ्रंट के जो बिल्कुल अड़के दरवाज़ा है, रायगढ़ दरवाज़ा, वो पट्टे को अभी इन लोगों ने जरा भी डेवलप नहीं किया है। कमिश्नर से मेरे बात हुई, कमिश्नर को बोला मैं कि इस तरफ हमको कम्युनिटी हॉल बना दो या पार्टी प्लॉट बना दो, ताकि हमारे विस्तार के अंदर कोई नई जगह है नहीं। हमारे जो सेंट्रल जोन बिल्कुल बीच विस्तार है, यहाँ पोले गलिया और जो शेरिया है, मोहल्ले है, यहाँ कोई सरकारी प्लॉट भी खाली है नहीं। तो रिवर फ्रंट ही एक जगह ऐसी है, तो वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि कमिश्नर इसके लिए पॉजिटिव है और मुझे इसको, जो मेरा ये सपना है जमालपुर खाड़िया के लोगों के लिए, वो जल्दी पूरा होगा। सर, ये आपकी बात रही प्राथमिक सुविधाओं पर, प्राथमिक सुविधा मुहैया कराना लोगों के लिए, इसके बारे में हमने बात की। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल है सर, कि अभी हम देखने जाएं तो बहुत सारी टीपी सरकार ने लॉन्च की है, बहुत सारी टीपी सरकार की तरफ से अलॉट की गई है। लेकिन पिछले हम 60-70 साल जो आज़ादी के हुए, उसमें कोई भी टीपी के अंदर मुस्लिमों को कब्रिस्तान के लिए जगह मुहैया नहीं कराई गई है। क्या आप इसके लिए कुछ रोशनी डालेंगे कि आपने इसके लिए क्या कुछ कोशिशें की है कि आज हमारे को वो टीपी जब पास होती है, ठीक है ना, तो उसमें हमको कब्रिस्तान की कुछ जगह भी अलॉट की जाए? खास करके विधानसभा के सत्र के अंदर मैंने सबसे पहले कब्रिस्तान के बारे में एक प्रश्न उठाया था कि भाई नए कब्रिस्तान के लिए सरकार की फाजल ज़मीन होती है, जो जो यूज़ में नहीं आती, ऐसी जगहों को, जो कब्रिस्तान के डिमांड, जो जहाँ जहाँ गुजरात के अंदर की, अहमदाबाद की बात नहीं करता, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, भावनगर, अहमदाबाद, जहाँ जहाँ लोगों ने डिमांड की है, बहुत बरसों से डिमांड करते आए हैं कि भाई हमको सरकार की फाजल जगह दे कि कब्रिस्तान के लिए वो हम लोग उसको डेवलपमेंट कर सके। लेकिन सरकार ने आज तक इसकी कोई समझो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान के लिए डिमांड मांगते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोगों ने भी मांगी है, और जो हिंदू समाज के लोग जब दफन विधि करते हैं उन लोगों ने भी मांगी है। लेकिन सरकार हम लोगों ने डिमांड की है कि अंतिम धाम के लिए जो कब्रिस्तान और शमशान की जहाँ बात होती है, हम लोग हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है, भारत देश का कल्चर ऐसा है कि तमाम जहाँ कब्रिस्तान होता है उसके बाजू में ही शमशान भी होता है। आप बाबा लबलबी के पास देखिए और बहरामपुरी के पास सप्तऋषि का आरा देखिए, जहाँ कब्रिस्तान है वहीं शमशान है। तो हम लोग ऐसी जगह मांगते हैं कि जहाँ समझो शमशान भी बन सकता है, कब्रिस्तान भी बन सकता है। हमारा जो कल्चर है, हमारा हिंदू मुस्लिम की एकता का जो कल्चर है, वो हमेशा मरने के बाद भी समझो जिंदा। जी बिल्कुल, ये हमारे भारत देश का कल्चर है। हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही रहते हैं और एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। सर, आपसे एक और सवाल था सर, कि आप जब 2017 में जीत कर आए, तब आपकी लोकप्रियता पूरे अहमदाबाद में चरम सीमा पे थी। अब कुछ आने वाले सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके विरोधी भी काफ़ी खड़े हो गए? आए दिन देखने जाओ तो सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती रही है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखो, पॉलिटिक्स और राजनीति के अंदर जिसको ऐसा नहीं होता है कि मेरे से 100% काम, गुजरात के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो भी पूरे 100% काम, हाँ, बेशक किसी की भी आलोचना तो किसी की भी हो सकती है। तो काम मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। सरकार यहाँ भी कॉर्पोरेशन में भी बीजेपी के, स्टेट गवर्नमेंट में, फिर भी हम लोगों ने इतने काम करवाए हैं, समझ लो। और अभी इंशाल्लाह वो काम चालू भी है, और काम होते ही, ऐसी बात भी नहीं है। सरकार भले बीजेपी की हो, लेकिन अधिकारी जो है, ताल्लुकात हमारे हैं, पर्सनल ताल्लुकात से वो लोग काम कर देते हैं। और आलोचना तो राजनीति में सबकी होती है। जब मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखते हैं, देश के होम मिनिस्टर के बारे में लिखते हैं, देश के राष्ट्रपति के बारे में लिखते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि समझो चीफ जस्टिस के बारे में भी लोग
बोलते हैं और लिखते हैं। तो जो पॉलिटिक्स तो ऐसा होता है कि भाई सामान्य आदमी भी उसकी रजूआत करने के लिए हमारे पास आता है। अगर उसकी रजूआत हमने अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन काम में कोई जगह पे डिले होता है या कोई काम में कोई कचास रह जाती है, काम होने में कोई वक्त लगता है, तो वो आदमी सोशल मीडिया के ज़रिए वो अक्सर लिखता रहता है। उसका उसका हक भी है, वो लिखना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ तक कि जो बात बनती नहीं है उसको ज़्यादा डेवलपमेंट करके, गलत बातों को ज़्यादा इस्तेमाल करके लोग समझो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। उसके मैं खिलाफ हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। राजनीति के तौर पे होनी चाहिए, लेकिन खाली कोई बदनाम करने के लिए कि भाई इमरान ने ये नहीं किया, इमरान ने ये किया, इमरान ने ये करने से, तो ये चीज़ों को मैं सख्त विरोध करता हूँ। कुछ ऐसा ही आलोचना का एक मुद्दा है जिसमें मैं आपको उजागर करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसी बातें होती रहती है कि जैसे कि अहमदाबाद शहर के अंदर कोर्ट विस्तार के अंदर गैर कायदेसर बांधकाम बहुत बन गया है, और ये गैर कायदेसर बांधकाम के अंदर स्थानिक जो लोकल लेवल के जो नेता हैं उन सबका मिला खिचड़ी चल रहा है, मिली हुई भगत चल रही है उन लोगों की, ठीक है ना। तो अब इसमें ऐसा भी है कि आम आदमी सिर्फ एक ईंट रख देता है तो उसके ऊपर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है जैसे कि चाइना ने कब्जा कर लिया हो, और पूरा एएनसी विभाग ऐसे दौड़ता है और पूरी बिल्डिंग गिरा कर ही मानता है। अब आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो गैर कायदेसर बांधकाम चलते हैं इसमें स्थानिक जो भी नेता है, जो भी कदावर नेता है, जो भी लोकप्रिय नेता है, उनका क्या कोई रोल रहता भी है या ये सिर्फ एक महज अफवाहें हैं? देखो, ये सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। मैं कोर्ट विस्तार के अंदर जैसे जमालपुर है, कालूपुर है, दरियापुर है, शाहपुर है, खानपुर है, खाड़िया है, ये विस्तार ओल्ड सिटी है अहमदाबाद की। और यहाँ आपने बताया कि कोई जगह पे टीपी का अमल नहीं होता। अब यहाँ कोई टीपी का अमल होने वाली बात नहीं है। यहाँ कोई नए रोड रास्ते बन नहीं सकते। जो है हयात वो रास्ते को ही डेवलपमेंट में लोग वापरते हैं। लेकिन सरकार के अंदर मैंने जब भी विधानसभा चालू थी उस वक्त सरकार के अंदर रजूआत की थी कि हमारे यहाँ कोर्ट विस्तार के अंदर लोग कायदेसर मकान बनावे। ऐसी सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए। जैसे आज यहाँ पे प्लान मंजूर कोई को करवाना है तो यहाँ सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट आते हैं। यहाँ ऐतिहासिक मस्जिद आती है, दरवाजे आते हैं, जो हवेलियाँ आती है वो ऐतिहासिक है। यहाँ अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है सर। बिल्कुल, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये कोर्ट विस्तार के अंदर है। और यहाँ पर जो बात आती है कि भाई सरकार एफएसआई क्यों नहीं बढ़ाती। मैंने सरकार के मैंने रजूआत मुख्यमंत्री को करी है, चीफ सेक्रेटरी को की है कि आप एफएसआई बढ़ाइए। आपको जब प्लान उसको मंजूर करवाना है, उसके 2 माल का भी मकान है, उसको बनाना है तो उसको 4 माल बनाना है, तो सरकार ने जैसे बाहर तुम 25 माल की परवानगी देते हो तो यहाँ 5 माल की तो देनी चाहिए सरकार को। मैं सरकार में हमेशा रजूआत करता हूँ कि लोग गैर कायदेसर क्यों बनाते हैं। भाई सरकार ने थोड़ा जो कायदे को ईजी बनाना चाहिए। सरकार जब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जब प्लान रखते हैं तो प्लान सबमिट ही नहीं होते पहली बात तो फिर आदमी क्या करेगा, गैर कायदेसर बनाएगा। वो क्यों बनाएगा कि उसकी फैमिली बड़ी है, 4 बच्चे हैं उसके घर में, तो उसको उसके फैमिली को उसका समझो बाहर जमालपुर किसी को छोड़ना नहीं है, कालूपुर छोड़ना नहीं है, शाहपुर छोड़ना नहीं। जो सर मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ के नामचीन बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनकी बात आम आदमी तो बेचारा बनाता है और कहीं पे फंस भी जाता है। के लिए भी आम आदमी बनाता है, उसको भी कॉर्पोरेशन हैरान करती है। उसके लिए मैं लड़ता हूँ, कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को भी कहता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भाई ये इनकी समझो जो बनाता है वो खुद के कोई स्कीम नहीं है, फ्लैट की स्कीम नहीं है। जिसके फैमिली वाले ने 4 माल का बनाया तो उसके बच्चे बड़े हैं, उसकी फैमिली बड़ी है तो बनाया है। आज उसको समझो बाहर जाना नहीं है, जमालपुर में ही रहना है। लेकिन जहाँ गैर कायदेसर बांधकाम होते हैं, बरोबर है, कॉर्पोरेशन की जो अधिकारी को भी पता है किस तरह करते हैं, लेकिन वहाँ साथ साथ जो लोग बनाते हैं, आदमी ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती आके कोई बनाएगा। कोई ने तुमने परवानगी दी, कोई वो बनाएगा नहीं जिसका मकान है। अब वो मकान के अंदर रहता है, वो आदमी 100 वार का मकान है तो 100 वार के अंदर उसके वो सेटलमेंट करता है कि भाई 2 माल मेरे को दे दो, बाकी के आप मुझे उसके पैसे दे दो। इस तरह का जमालपुर नहीं, पूरे मध्य जोन के अंदर होता है। और ये तो लोगों की जरूरत है। यहाँ कोई बहुत बड़ी स्कीमा जो नहीं है, लोग 4-5 माल के मकान बनाए हैं लोगों ने, लेकिन जवाबदारी सरकार की है, म्यूनसिपालिटी की है कि भाई उनको सब ये प्लान मंजूर हो तो कोई गैर कायदेसर बनाएगा नहीं। प्लान मंजूर नहीं होते इसके लिए लोग गैर कायदेसर बनाते हैं और लोगों की आंखों में आते हैं। लेकिन जरूरत है लोगों की फैमिलियाँ बड़ी होती है तो सब चीज़ा मैं समझता हूँ कि सरकार को हमारे एक तरफ आसान दारा लगा देती है। मैंने उस वक्त बोला कि भाई सरकार आसान दारा लगा देती है, कोई दूसरे विस्तार में जा नहीं सकता, तो सरकार क्यों नहीं आसान दारा। जब कोर्ट विस्तारों में ज़्यादा है समझ लो तकलीफ आज
माइनॉरिटी के विस्तारों में होती है। आसान धारा के हिसाब से लोग राजी खुशी से कोई मकान बेचना चाहते हैं तो अभी वो मकान नहीं ले सकते। तो इसका सरकार कश्मीर के अंदर मकान लेने की बात करती है कि आप कश्मीर में 370 की कलम हटा दी, वहाँ आप आके जमीन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो। जब बाजू में यहाँ कोई मोहल्ले में के पोल के अंदर जब यानी आपस के अंदर मोहब्बत से कोई आदमी बेच के जाता है, यहाँ जो जो हिंदू समाज का है उसको इसकी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट करने की होती है, वो मकान पूरे पैसे देके सरकार की जंत्री देके जाता है, सरकार की जंत्री के हिसाब से पैसे देता है। फिर भी वो समझो कलेक्टर में ऐसी मंजूरी मिलती है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में आती है, उसके बाद वो कायदे से रोके जाता है, फिर भी लोग इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके ये तो बात कोई मैं समझता हूँ सही नहीं है। तो आपके दृष्टिकोण से सर इसका कायमी उकेल क्या, इसका उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि सरकार को जो भी इसके लिए खास करके कानून को सुधारने की जरूरत है। जो कायदे बनाए हैं सरकार ने, जो यहाँ जूना जो विस्तार है, कोर्ट विस्तार के अंदर कायदे पुराने जमाने के, अंग्रेजों के वक्त के कायदे, ये कायदे को अभी बदलने की जरूरत है। क्योंकि अब यहाँ पर लोगों को यहाँ जमाल को छोड़ना नहीं है, लोगों को सेफ्टी जो विस्तार में लगती है वहीं वो रहेगा। गैर कायदेसर बनते हैं ये बातों के लिए आप समझ लो, कोई कॉर्पोरेशन आके डिमोलेशन करके जाती है तो इसमें हैरान कौन होता है? गरीब आदमी होता है, आम आदमी होता है, जिसने फ्लैट लिया, जो जिसने 20 लाख का या 15 लाख का फ्लैट लिया है, 2 रूम रसोड़े वाला या 1 रूम रसोड़े वाला, वो आदमी की क्या कसूर? उसकी जिंदगी भर की पूंजी एक ही साथ में नीलाम हो जाती होता है, मकान बनाने का, मकान लेने का एक ख्वाब होता है। लेकिन सरकार को, कॉर्पोरेशन को इसके कायदे सुधारने के लिए मैंने हमेशा रजूआत की है और आज भी रजूआत करता हूँ कि सरकार को इसके जो नियम है उसको सुधारना चाहिए। और जिस तरह से लोग गैर कायदेसर बनाते हैं, लोग इसका इश्यू बनाते हैं। अरे इश्यू क्यों बनाते हो भाई? उनकी तकलीफ देखो, उनकी खुद रूबरू जाके देखो। कोई आदमी जब मकान बनाता है उसका ख्वाब होता है कि भाई मेरा मकान बने, लेकिन कॉर्पोरेशन उसको भी 2-3 माल के भी जो होता है उसको डिमोलेशन करने की जाती है। बहुत मरतबा अधिकारियों के साथ मेरी मगजमारी भी होती है, मैं लड़ता भी हूँ कि भाई जो आदमी मकान बनाता है, 2 माल का बनाया या 3 माल का बनाया, तो उसको आप जो भी सुविधाएं मुहैया करवाने की वो मुहैया करवाए। उसके बाद उसका प्लान मंजूर होता है तो तुम प्लान में वो पैसे भरता है। ऐसी बात नहीं है कि प्लान मंजूर कराने के वो जाता है लेकिन फाइल उसकी पुटअप हो ही नहीं सकती। उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसमें ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स क्यों देने के होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स का मामला ऐसा होता है कि भाई जो भी यहाँ पहले तो उसका देखते हैं कोर्ट विस्तार में 100 मीटर के अंदर कौन से जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट आते हैं वो आते हैं, तो पहले तो फाइल आपके लेते ही नहीं है, तुम्हारे ऑनलाइन सिस्टम में वो फाइल अप्रूवल नहीं मिलेगी आपको। तो यही तो बात होती है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि लोग कायदेसर अपने खुद के घर के अंदर रहे, सुकून से रहे, बीयू परमिशन वाले मकानों में रहे। लेकिन जहाँ तक कायदे ऐसे बनाए ले, सख्त कायदों के लिए लोग गैर कायदेसर बांधकाम करते हैं और इसमें लोगों का कोई कसूर ही नहीं है। जब सरकार ने ऐसे कायदे बनाए तो फिर क्या करेगी? तो सर आप इसके लिए कोई मुहिम छेड़िए ना। मेरी तो मुहिम विधानसभा में छिड़ी है, मुख्यमंत्री ने मुझे जवाब दिया, वो जवाब मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था कि सरकार का ये जवाब आया कि भाई हम लोग इसके लिए जरूर सोचेंगे। सरकार अभी तक सोचने में रही है, सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकती जिसके वजह से गैरकायदेसर मकान बनते हैं। और इसके अंदर लोग जो भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर कई लोग अर्जिया करके वो गलत अर्जिया भी करते हैं कि भाई आपने यहाँ कॉर्पोरेशन के अधिकारी जैसे राजनेता या कॉर्पोरेटर या धारासभ्य मिले हुए हैं और इनका इसमें भाग है। ये सब बातें अफवाह बना के लोग चलाते हैं, ये बातों में कोई वजूद नहीं होता। आप जाके कोई जगह पे कोई भी कॉर्पोरेटर या धारासभ्य के बारे में आप पूछ सकते हैं, जो मकान बनाता है उसको पूछ सकते हैं, जो स्कीम बना है उसको भी कि इसके अंदर तुमने धारासभ्य को कुछ दिया है या कुछ उसने रोका है, कोई इन्वेस्टमेंट उसका है, ये पूछ सकते हैं। लेकिन खाली अफवाहें बनाकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश तो ये पॉलिटिक्स में होती है और ये पॉलिटिक्स का हर जगह पे जवाब देना मैं थोड़ी मुनासिब समझता हूँ। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल प्रोटोकॉल, क्या आपके संबंध बीजेपी के अंदर भी काफ़ी अच्छे हैं? बीजेपी के भी काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से आपके संबंध बहुत ही अच्छे हैं और उनके साथ आपके ताल्लुक काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं। 2017 में आप जीत के आने के पहले, 2017 में आप आए उसके पहले आपके बीजेपी के साथ ताल्लुक बहुत अच्छे थे। इसके बारे में कुछ आप नज़र करना चाहेंगे? नहीं, देखो बीजेपी के बारे में ताल्लुक एक व्यक्तिगत बीजेपी का जी, मैंने बोला आपका वो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल है। आज कोई काम मेरे को मुख्यमंत्री का होता है तो मैं मुख्यमंत्री पे, यहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो मैं कोई पब्लिक के काम के लिए मुख्यमंत्री को भी मिलना पड़े, डेप्यूटी मुख्यमंत्री को भी मिलना पड़े, होम मिनिस्टर को भी मिलना पड़े, ये तो पब्लिक के काम के लिए हमको जाना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं उनको जहाँ रजूआत करने की होती है तो वो तो हमारे करनी पड़ेगी ना। अब वो पुराने फोटो को ज़्यादा इन्हें हाईलाइट करके कि भाई इनके साथ ये ताल्लुकात है, इनके साथ ये ताल्लुकात है, ये अक्सर मीडिया में आते हैं, जो पुराने फोटो भी आते हैं। ये सोशल मीडिया नज़रिया बदल रही है।
नहीं अब वो देखो, लोगों को अफवाहें फैलाना है, पुरानी बातें करनी है तो करने दो, समझ लो। लेकिन इमरान खेड़ा वाला बिल्कुल कमिटेड है। मैं मेरे विस्तार के लोगों से कमिटेड हूँ, अहमदाबाद शहर की जनता से कमिटेड हूँ कि मेरी सोच है, मेरे विकास का मेरा नजरिया विकास है। मेरी आज पहचान ही काम है कि भाई इमरान खेड़ा वाला एक अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है। तो मेरे पास मेरे काम के लिए मेरे को कोई भी सरकार का वो जब मेरे चीफ मिनिस्टर भाजपा का है तो मेरे को जाना पड़ेगा, उसके पास भी जाना पड़ेगा, काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। जरूर सर। आप आज अब मेरे कोई डेवलपमेंट करना है, नए काम के लिए कोई ग्रांट लेनी है, सरकार को मेरी कोई रजुआत करने की है कि भाई मेरे विस्तार में, जैसे आज मैंने आसान धारा की बात करी कि आसान धारा हटाने के लिए मैं सरकार के पास गया कि भाई नए नए विस्तार को आज आसान धारा में क्यों लेते हो। आज मुसलमान दूसरी जगह कोई प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकता। आज मैंने आसान धारा के अलावा जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं बनती थी गुजरात के अंदर, तो मैं वहाँ जाके चीफ मिनिस्टर को मिल के आया कि मॉब लिंचिंग की घटना के अंदर एक आदमी को कसूरवार नहीं होता, उसको कसूरवार बनाकर हैरान कराया जाता है। लव जिहाद की बात आती है, कोई भी आदमी को हैरान करने के लिए सरकार यानी कोई कायदे बना देती है, उसके लिए मैंने एनआरसी सीए के खिलाफ भी सरकार के जाके अंदर सरकार में रजूआत करी। मैं मेरे विधानसभा में खून से लिख के गया था और विरोध किया है मैंने कि हम इसके खिलाफ है। तो ये तो सरकार के खिलाफ तो हमारी लड़ाई चालू है। अभी मास्क का जो होता है, ये लॉकडाउन के दरमियान में मास्क 1,000 रुपये डन लेती है, पब्लिक को हैरान करते हैं, 188 की कलमें लगाती है। उसके लिए भी मैं होम मिनिस्टर को बिल के आया कि भाई इतने सारे केस आपने कर दिए, ये केस विड्रॉ करो, गरीब आदमी जाएगा कहाँ। तो सरकार के साथ लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। ताल्लुकात किसकी दुआ सलाम तो हर से होती रहती है, और राजनीति के अंदर ऐसा नहीं होता है समझ लो कि भाई मेरे को काम है और मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा काम भी नहीं होगा। समझ लो पब्लिक के काम के लिए कभी जाना पड़ता है, समझ लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत अच्छे गहरे ताल्लुकात है। राजनीति के तौर पे हम लोग विधानसभा में मिलते हैं, बाहर साथ में आके कैंटीन में नाश्ता भी करते होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। ये सब पॉलिटिकल प्रोटोकॉल है, मैंने आपसे पहले भी कहा। लेकिन फिर भी जो क्या है कि जो यहाँ की जनता है, जो आवाम है, जो सोशल मीडिया देखती है, चलाती है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आज आपने क्लियर कर दिया। सर मेरा अगला सवाल आपसे तो है ही, लेकिन आपकी पार्टी से भी है। ये सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्कुलरिज्म के नाम पे वोट लेती है, सर्कुलरिज्म की पॉलिटिकल बात करती है। जब कोई ऐसी फासिद ताकतों का सामना करना पड़ता है तो वो वॉकआउट कर देती है और एनजीओज रह जाते हैं। तो क्या मुस्लिमों के हित में सिर्फ एनजीओज लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या उसका कुछ कुछ फाइट के कुछ उसका फासिद ताकतों के सामने अगर जो खड़ी नहीं रह सकती कांग्रेस पार्टी, जो सच क्या है वो लोगों के सामने नहीं ला सकती? कांग्रेस की विचारधारा एक आंदोलन है, और कांग्रेस ऐसी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग, बख्शी पंच ओबीसी जो भी आदिवासी है, माइनॉरिटीज़ है, सबको साथ में लेके चलती है। और जहाँ तक लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो या कॉरपोरेशन के बोर्ड की बात हो, हमेशा कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर रहता है कि सरकार के जो भी आंदोलन होते हैं, जैसे आज खेडूत का आंदोलन है तो कांग्रेस जुड़ी हुई है उसके साथ, हर तरह से जुड़ी हुई है। जब हमने तीन तलाक की बात आई थी, शरीयत को बदलने की बात आई थी, उस वक्त भी लोकसभा के अंदर कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर था। सरकार ने किया था कि शरीयत के अंदर आप छेड़छाड़ नहीं करिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था उस वक्त भी। सरकार ने वॉकआउट किया था उस टाइम पे। वॉकआउट इसके लिए करते हैं कि उनके पास मेजोरिटी है, हम लोग बैठेंगे तो अभी समझो सरकार के अंदर वो लोग उनकी मनमानी करने वाले और उनका जो काम पूरी तरह से करने वाले। जब हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, उनके पास पूरी पूरी बहुमति है, तो वो हर काम को अंजाम दे सकते हैं। तो हम तो यही हमारे पास अभी मेजोरिटी कोई भी जगह पे लोकसभा में नहीं है, हमारे राज्यसभा में हमारे पास मेजोरिटी, तो हम राज्यसभा के अंदर पूरी तरह से मक्कम से हम लड़ते हैं, और वो जो भी बिल लेके आते हैं उसका विरोध करते हैं हम लोग वहाँ पे। तो जहाँ मेजोरिटी नहीं है हमारी, जहाँ हमारी संख्या कम है, वहीं हमको तकलीफ पड़ती है। बाकी तो ऑलरेडी विधानसभा के अंदर भी, आज विधानसभा के अंदर भी कोई भी इश्यू होता है तो विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खुल के लड़ती है, खुल के बोलती है, समझ लो। आज मैंने ये आसान धारा की बात की, तो मैंने जब मेरा बिल आसान धारा का विधानसभा में रजू किया तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी पूरी मेरे समर्थन में थी कि भाई ये बिल का हम लोग विरोध करते हैं। हमारा जो भी सभ्य इमरान खेड़ा वाला ये बिल विधानसभा में लेके आया है, तो ये हमने पूरी तरह से उसको सामने विधानसभा के फ्लोर पे रखा, हमने लड़ाई करी। लेकिन सरकार के पास वहाँ मेजोरिटी ज़्यादा है, तो उनकी मेजोरिटी से वो बिल को मंजूर करवा लेती है। कैमरामैन अश्विन चौहान के साथ मैं अकरम खान, अहमदाबाद मित्र न्यूज़।